सुबह में मैं हूं आपके साथ आयशा जुल्फिकार। मेरे साथ मौजूद हैं हस्ब मामूल समी इब्राहिम साहब और सईद काजी साहब, जो कि आज की खबरों पर अपना तज्जिया देंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने नई इंतखाबी इस्लाहात के तहत इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया है और अगर मौजूदा हुकूमत ने इस हवाले से मंजूरी ना दी तो निगरान वज़ीर आज़म से ऑर्डिनेंस अप्रूव करा लिया जाएगा। ये बताया ये जा रहा है कि कागजात नामजदगी की प्रिंटिंग का आगाज भी कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब पार्लियामेंट तहलील होने में 3 दिन रह गए हैं। अभी तक निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से हुक्मरान इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन जमातों में कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन अगले चंद दिनों में बहुत से ऐसे सियासतदान जो जिला वतनी में थे पाकिस्तान आ रहे हैं, जबकि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ 24 मार्च को पहुंचने का ऐलान भी कर चुके हैं। जबकि हम ख्याल के रहनुमा सिंध के साबिक वज़ीर आज़म गुलाम अरबाब रहीम और ताहिरुल कादरी पाकिस्तान आ चुके हैं और बलोचिस्तान में एक आईनी बहरान पैदा हो रहा है, क्योंकि अभी तक असेंबलियों ने गवर्नर राज की तोसी नहीं की और इसकी आईनी मुद्दत खत्म हो रही है। जबकि अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है और कल जिलाई इलेक्शन कमिश्नर को भी कत्ल कर दिया गया। प्रोग्राम में बहस का आगाज करेंगे कराची की सूरत हाल से, जहां वक्फे से टारगेट किलिंग का सिलसिला गुज़श्ता 2 माह से जारी है। हजारों अफराद इसमें हलाक भी हो चुके हैं, जबकि एक तरफ लोग टारगेट किलिंग की भेंट चढ़ रहे हैं और दूसरी जानिब टारगेटेड ऑपरेशन भी जारी है। सूरत हाल क्या है, कराची चलते हैं साद बुखारी की तरफ। साद बताएगा कराची की सूरत हाल के हवाले से अमन अमान की सूरत हाल कैसी है कराची में? जी, अमन अमान की सूरत हाल कराची में वैसे ही है जो बरकरार है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशंस का सिलसिला भी जारी है। गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन रात 12 बजे से अब तक जो फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात थे उसमें एक 1.5 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बाग हो गए, जिनमें बच्चे की एक लाश बरामद हुई। केमाड़ी के इलाके से खानादार में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बाग हो गया और इसके साथ साथ एक शख्स की रात नाजाबाद के इलाके से बोरी बंद लाश भी मिली, जिसकी शनाख्त हाल नहीं हो सकी। 3 अफराद हैं जो मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। अलग रेंजर्स ने ऑपरेशन किया है। अभी कुछ देर कबल ही वो ऑपरेशन औरंगी टाउन के इलाके फैज़-ए-आम सोसाइटी में खत्म हुआ है। इस ऑपरेशन के दौरान 16 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से छोटे बड़े इकसाम के मुख्तलिफ 25 हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ये बताइए कि बात आप ऑपरेशन की कर रहे हैं, कुछ बताएंगे कि ये कराची के कौन से इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है और इसके कौन टारगेट हैं, और ये ऑपरेशन सिर्फ रेंजर्स कर रहे हैं या सिविल जो इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो भी उनके साथ होते हैं? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से एक तरफ छोटे छोटे ऑपरेशन तो जारी हैं, छापे, रेंजर्स खासतौर पे मुतर्रिक है और हसास इदारे भी अपनी तरफ से ऑपरेशन मुख्तलिफ इदारों में इलाकों में करते आए हैं। ये इलाके मखसूस नहीं है, पहले ये ऑपरेशन चंद इलाकों तक महदूद थे, लेकिन अब हमने देखा है कि तकरीबन तमाम इलाके हैं, हर किस्म के इलाके हैं जहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। जैसे गुज़िश्ता रोज हमने देखा बुनेर टाउन का इलाका था, आज ये औरंगी टाउन में पहुंची है रेंजर्स और यहाँ ऑपरेशन किया है। रात गए लियारी के इलाके में ऑपरेशन किया गया। तो अब ऑलमोस्ट कराची का वो हर इलाका जहाँ जहाँ ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स, दहशतगर्द, शरपनाह नासिर और कालेधन तंजीम का अरकान मौजूद है, वहाँ रेंजर्स की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। साथ ये जो आपने कहा कि इत्तलात मौसूल हो रही हैं, तो इत्तलात के लिए क्या जो मिलिट्री के इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन पर भरोसा किया जा रहा है या सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज, किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है ये? देखिए, रेंजर्स का अपना इंटेलिजेंस विंग भी होता है, तमाम जो हसास इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स अलग आती हैं, तो मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। इसके अलावा रेंजर्स अपने तौर पर भी कार्रवाई कर रही है, जो टारगेटेड ऑपरेशन में बड़े पैमाने पे किए जा रहे हैं। छापामार कार्रवाइयाँ जो हैं वो ज़्यादातर कामयाब साबित हो रही हैं, जिसमें रेंजर्स की अपनी इंटेलिजेंस के साथ साथ हसास इदारों की इंटेलिजेंस भी शामिल है। ज़रा कहना है कि उनकी जानिब से मिलने वाली इत्तलात पर ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं। छापामार कार्रवाई 10 से 15 मिनट की होती है, उसमें खासतौर पर जो अच्छा साथ ये बताइए कि ये तो हो रहा है ऑपरेशन, कोई लेटअप है, कोई कमी लगती है? रोज लाशें गिर रही हैं, रोज बदअमनी भी जारी है, रोज ऑपरेशन भी हो रहा है, तो इस पे जरा कमेंट कीजिएगा कि ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है या इसका कोई फायदा भी हो रहा है? नहीं, फायदा तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये चीजें ओवरनाइट खत्म हो जाएंगी, लेकिन किसी हद तक कमी जरूर वाक़ हुई है। जैसे मैंने आज आपको फिगर बताया कि रात गए 3 अफराद। कराची को अगर तकरीबन 1 महीना पहले या 15 दिन पहले उठा के देखा जाए इन ऑपरेशन से पहले, तो ये तादाद रात 12 बजे से 8 बजे तक 7 और 8 के करीब पहुंच जाती है। 7 से 8 अफराद मौत के घाट उतारे जा चुके होते थे और 8 बजते ही जब बिलखुसूस पुलिस की नफरी तब्दील होना शुरू होती है, सुबह 8 बजे नई नफरी आती है और पुराने वाले घर को लौटते हैं, तो ये वो टाइम होता था जब एक वक्त में आधे घंटे से 1 घंटे के दौरान 4 से 5 लाशें कराची शहर में मिल जाती थी। अच्छा, अब ये इसमें साथ सिर्फ ये बताइएगा कि कौन से इलाके इस वक्त ज्यादा हसास हैं, किन इलाकों में ज्यादा टारगेटेड ऑपरेशन किए जा रहे हैं?
پہلے تو بالخصوص جو علاقے تھے وہ آپ کے لانڈی کے اطراف کے علاقے، اس کے علاوہ دیگر چند علاقے تھے، مخصوص آبادیوں والے علاقے تھے جہاں پر آپریشنز کیے جاتے تھے، اورنگی ٹاؤن کا علاقہ بھی اور منگو پیر کا علاقے تھے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلشن بنیر میں بھی گھسی رینجرز کی بھاری نفری، اس کے ساتھ ساتھ ابھی اورنگی ٹاؤن میں کیا، پھر لیاری میں داخل ہوئی، تو کراچی کے سوراب گوٹ پہ بھی آپریشن کیا جا چکا ہے. اب تقریباً چاروں اطراف جو حساس علاقے ہیں جس میں آپ کا سوراب گوٹ آ جاتا ہے، اورنگی ٹاؤن کے چند علاقے ہیں، لانڈی کا علاقہ ہے، اس میں گلشن بنیر بھی سر فہرست ہے، تمام علاقوں میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں بڑے پیمانے پر. لیاری میں بھی آپریشنز ہو رہے ہیں. سعد بخاری بہت شکریہ آپ کا. تمام بڑے علاقوں میں یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. سمیع صاحب، سعید صاحب. جی سوری، بیسیکلی وہ یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو بڑھایا سلسلے کو ہو گیا. پہلے چند مخصوص آبادیاں تھیں، اب انٹیلیجنس ایجنسیز جہاں سے بھی ان کو انفارمیشن دے رہی ہیں، اور اس کے لیے جو دوسرے ادارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رینجرز اپنی انٹیلیجنس پر بھی ایکشن کر رہے ہیں. تو اگر اس کا دائرہ کار آپ بڑھا دیں اور جو ایسے ایلیمنٹ ہیں ان کا پیچھا کریں تو پھر تو یہ کام بہتر ہو جائے گا. اگر آپ چند مخصوص علاقوں کو پہلے بھی ان علاقوں میں آپریشن کیا جاتا رہا ہے، اس کے باوجود ان علاقوں کو ابھی تک کلین نہیں کروایا جا سکا. اگر آپ مجھے اجازت دیں، دیکھیں علاج ہوتا ہے نا، جو دو طرح کا علاج، ایک سمپٹومیٹک علاج ہوتا ہے کہ جیسے آپ دوائی دیتے ہیں اور فوری طور پہ آپ اپنے زخم کو ٹھیک کر لیتے ہیں. ایک ایٹیالوجی کا علاج ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو جسم پہ آپ کے زخم ہے اس کی اندر ایک وجہ، کہیں اندر ایک جراثیم چھپا بیٹھا ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہونا چاہیے، مگر جو کراچی کے انریسٹ کی انڈر لائن کازز ہیں اور جو ایک عرصے سے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ بہت بڑا آپریشن ہوا 92 میں، جب اس کی بعد میں ہم نے دیکھا جنہوں نے وہ کیا تھا بیچارے وہ بھی مارے گئے، پولیس والے بھی ختم کر دی. تو جب تک آپ وہ کنڈیشنز ریموو نہیں کرتے، وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کو آپ ہٹ نہیں کرتے، تو اگر آپ ان کے 4 مورے پکڑ لیے، 4 مورے مار دیے، ایک دفعہ پکڑا، سویرے کسی نے چھڑوا لیا، تو یہ پھر ایک کہانی اور چلتا رہے گا. اور اگر آپ وہ قاضی، جس طرح آج زرداری صاحب نے کہا ہے نا کہ جی آؤٹ آف دی باکس جو ہے ہمیں کراچی کا حل کرنا پڑے گا، تو آؤٹ آف دی باکس کیا ہے کہ وہ لوگ، چاہے وہ سیاسی لوگوں کے بھیس میں بیٹھے ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، ان کو اگر آپ ریموو نہیں کرتے، جو پیچھے سے سٹرنگز ہلا رہے ہیں، تو یہ ان ٹارگیٹڈ آپریشن. اچھا، اس میں میں صرف یہ اتنا عرض کروں گا کہ ہر ہونے والی جو واردات ہے وہ پیچھے سے جو سٹرنگز ہلائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہوتی. کچھ مقامی لوگ پر بھی جو جب دیکھتے ہیں لوگ کے کرمنلز دیکھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر اس وقت کمزور ہے نیٹ ورک ان کا، تو وہ اپنی وارداتیں شروع کر دیتے ہیں. بیٹر جو ایک انفورسمنٹ ہے وہ ہمیشہ اٹ ول گارنٹی. بیٹھے بیٹھے کسی کے دل میں تمنا تو انگڑائی نہیں لیتی کہ اٹھوں میں پروگرام سے اٹھ کے تو بتا لینا شروع کر دوں، کیونکہ وہ اوپر تک جا رہا ہوتا ہے. ہاں، اس میں چھوٹے چھوٹے سپلنٹر گروپس بھی بن جاتے ہیں، مگر بنیادی کاز کیا ہے؟ دیکھیں نا، بنیادی جو کاز ہوتی ہے وہ یہ کہ جو بتا لینے والے وہ اتنے پاورفل ہیں کہ سارے پولیٹیکل لیڈرز ہمیں کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بندہ پکڑتے ہیں، پولیس والے کہتے ہیں فون آ گیا، تو فون کس کا آ گیا؟ اگر ایک کے لیے فون آئے گا یا 10 بندوں کے لیے فون آئے گا تو 2 ساتھ اپنی علیحدہ فرنچائز بھی بتے کی بنا لیں گے. مگر آپ ریئل کاز اگر ریموو نہیں کرتے تو اس وقت تک کچھ نہیں. چلیں قاضی صاحب، ہم نے کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے جانب بھی جائیں گے کوئٹہ میں صورتحال کیسی ہے، لیکن اس مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے ہم نے کراچی میں امن و امان کی صورتحال کی بات کی، کوئٹہ کی جانب چلتے ہیں. کوئٹہ میں ضلعی الیکشن کمشنر کو قتل کر دیا گیا، آخر یہ کس بات کا اشارہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں کوئٹہ کی بیورو چیف عرفان سعید سے. عرفان، ضلعی الیکشن کمشنر کو قتل کرنے کے پیچھے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل یہ اسی طرح ہی مقاصد ہے کہ بلوچستان میں جس طریقے سے جو ایک عرصے سے جو آبادکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ روز بھی جس طریقے سے یہ واقعہ رونما ہوا، اس میں بھی ایک تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اور اس بلوچستان کے حوالے سے اگر کوئٹہ شہر کی ہم بات کریں تو اس وقت کوئٹہ شہر میں 5000 کے قریب ایف سی اور پولیس کے اہلکار تعینات ہیں. 72 سے زائد اس وقت کوئٹہ شہر میں مختلف علاقوں میں چیک پوسٹیں ہیں. دن دہاڑے اس طریقے سے قتل ہونا اور ملزموں کا بآسانی فرار ہو جانا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور اس وقت کوئٹہ شہر میں خوف کی فضا ہے، الیکشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. اور گزشتہ روز کا جو واقعہ یہ بھی الیکشن کے سلسلے میں ہی جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تھے ضیاء اللہ قاسمی، وہ سیٹلائٹ ٹاؤن سریاب روڈ سے سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے. اور وہ آج ان کا جو ہمارے ان سے جو ذرائع سے بات ہوئی انہوں نے آج بھی مختلف ایریاز میں وزٹ کرنا تھا اور وہ کوئٹہ شہر کے مختلف پولنگ سٹیشنز کا بھی جائزہ لے رہے تھے. لیکن ان کو جس طریقے سے
कल निशाना बनाया गया है। उनको काफी अरसे से जो उनके जो लोग बताते थे कि उनको काफी थ्रेट्स थे और वो रिक्शे का इस्तेमाल करते थे, अक्सर औकात दफ्तर से घर आने जाने के लिए रिक्शे का इस्तेमाल करते थे, कोई गार्ड अपने साथ नहीं रखते थे। लेकिन इसके अलावा इस तरीके के जो कोयटा में वाकयात हुए, हजारों। अच्छा इरफान, आपने बताया कि गुज़श्ता कुछ अरसे से उनको थ्रेट्स आ रहे थे, इलेक्शन की एक्टिविटी तो अब शुरू हुई है, ये बताइए कि ये थ्रेट्स किस किस्म थे और क्या उनमें क्या कहा जाता था उन्हें? जिस तरह यहाँ पे समी साहब कोयटा शहर में टारगेट किलिंग के जो वाकयात हो रहे हैं और खासतौर पे जो दूसरे सूबों से आए हुए जो अफसरान हैं उनको काफी इस हवाले से तशवीश भी थी और इस हवाले से वो अपनी काफी एहतियात भी बरतते थे। लेकिन इस सूरत हाल में जिस तरीके से कोयटा शहर में जो टारगेट किलिंग का जो एक सिलसिला बहुत अरसे से जारी है, वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को निशाना बनाया जाता रहा है, कभी हम्माम। अच्छा, ये जो BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी, माजी में ये इस बुनियाद पर खासे वो इन्होंने जो कत्ल किए हैं लोग, उनकी जिम्मेदारी ली है जो दूसरे सूबों से वहां पर गए हुए थे? जी बिल्कुल, इस हवाले से उनकी जो ये एक्टिविटीज है काफी अरसे से थी और गुज़श्ता रात भी उन्होंने इस कत्ल के वाक़े के बाद मुख्तलिफ न्यूज एजेंसीज में और अखबारात के दफातर में इस कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल की गई है। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूं कि अब तक कोई ना इस हवाले से कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। टेलीफोन के जरिए जिम्मेदारी कबूल कर ली जाती है, लेकिन टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। सानिया अलमदार और मैंने जिस तरह बताया और इसी तरह हजारा टाउन का जो एक वाकया रूनुमा हुआ था, उसके बाद ये दावे तो किए जाते रहे कि कोयटा शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए। मैंने जिस तरह पहले बताया कि 5000 के करीब इस वक्त FC और पुलिस के एहलकार कोयटा शहर में सिक्योरिटी पर तैनात हैं। लेकिन इरफान, आप हमारे साथ ही रहिए। एक और भी इशू है आयशा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जिसने बलूचिस्तान को अपनी ग्रिप में लिया। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था कि जो आइन का आर्टिकल 234 है वो ये कहता है कि 60 डेज नहीं कहता, वो कहता है कि गवर्नर रूल के हवाले से कि 2 मंथ्स। तो अगर हम देखें तो 2 माह तो हो चुके हैं, क्योंकि 13 जनवरी को कल भी इस पर बात हो रही थी। तो अगर सेनेटर मोहसिन लगारी कोशिश कर रहे थे, लाइन पर है हमारे साथ, अच्छा, करने की कोशिश कल भी उनसे हमने कल उन्होंने ये मामला सेनेट के फ्लोर पे उठाया। उन्होंने ये इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि आइन ये कहता है कि 60 डेज के अंदर अंदर आपने पार्लियामेंट से इसकी तौसीक लेनी है गवर्नर रूल की। तो इस पर जहांगीर बदर साहब ने कहा कि ये जो आपने मामला उठाया ये बड़ा आइनी मामला है और आज मैं इस पर दोबारा बात करूंगा। तो अगर हम आइन को देखते हैं तो वो तो 13 जनवरी को और आज 13 मार्च हो गया, जो 2 महीने हैं वो गुजर चुके, लेकिन अभी तक जो है इसकी अमल दरामद नहीं हो सका। और जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे कि अब तो खत्म होने वाली है मुद्दत 2 माह की जो थी, अब इसके बाद क्या होगा। तो उन्होंने ये कहा था कि फिर असलम रईसानी की ही गवर्नमेंट फिर आएगी इसी तरह वापस। वह इरफान सईद हमारे साथ मौजूद थे। इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं इरफान, जाने से पहले मैं एक बात आपसे पूछूंगा कि कुछ आपके जराए क्या बता रहे हैं, रईसानी साहब मौजूद हैं कोयटा में और क्या है, गवर्नमेंट तो लगता है कि फिर ये बहाल हो जाएगी क्योंकि आइन के मुताबिक पार्लियामेंट तो इसकी तौसीक नहीं कर पा रही। बिल्कुल सभी साहब, कल भी आपने इस जानिब अपने प्रोग्राम में इस चीज की निशानदेही की थी और ये हम आपको बताते चलें कि आज रात 12 बजे के बाद आईनी तौर पर बलूचिस्तान में जो गवर्नर राज की जो मुद्दत थी वो खत्म हो जाएगी। जो हमारी कानूनी माहिरीन से और यहाँ पे जो बात हुई है उन्होंने यही बताया कि आज रात 12 बजे के बाद बलूचिस्तान में जो गवर्नर रूल जो नाफिज किया गया था 13 जनवरी की रात को और 14 जनवरी की सुबह जब ये नोटिफिकेशन इसका बाकायदा हुआ था, 14 जनवरी को बाकायदा बलूचिस्तान में गवर्नर रूल नाफिज हो गया था। अब हम आपको ये बताते चलें कि आज रात 12 बजे के बाद बलूचिस्तान में अमलन गवर्नर राज जो है आईनी तौर पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आईनी तौर पर वजीर आला बलूचिस्तान जो इस वक्त सस्पेंडेड वजीर आला हैं उनकी काबीना समेत वो तमाम के तमाम बहाल हो जाएंगे। और गवर्नर बलूचिस्तान भी इस सिलसिले में गुज़श्ता शाम इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जहां पर वो वजीर आला साबिक जो वजीर आला मुअत्तल वजीर आला नवाब असलम रईसानी उनसे मुलाकात करेंगे। आज उनकी मुलाकात भी मुतवक्का है और इस हवाले से ये भी हमें जो हमारे जराए ने बताया कि नवाब असलम रईसानी को ही इसमें दोबारा वजीर आला के लिए वो कर दिया गया है, ओके कर दिया गया है, वफाक की जानिब से भी हो गया है। जमीयत उलमा इस्लाम और BNP अवामी, जिस तरह हमने पहले आपको बताया था कि उन्होंने एक बड़ा स्टैंड लिया था बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से, उनका आज भी यह मौकफ है कि बलूचिस्तान हुकूमत को बहाल किया जाए। और आज क्योंकि उनका उस वक्त मुतालबा माना नहीं गया था और अब वजीर आला नवाब असलम रईसानी पे जब एक जोर दिया जा रहा था वफाकी हुकूमत की जानिब से कि आप रिजाइन करें ताकि नया कायदे-ए-मान मुंतखब किया जाए, लेकिन अब BNP अवामी और जमीयत उलमा इस्लाम
इंतजाम और नवाब असलम रईसानी का ये मौक़िफ़ है कि वो रिजाइन नहीं देंगे। वो अब लगते आपकी बातों से लग ये रहा है कि असलम रईसानी ही वजीर आला बनेंगे और इस बात का भी कोई इम्कान नहीं है कि गवर्नर रूल इसकी तौसीक हो सके पार्लियामेंट से। इससे बड़ा ये होगा कि जो अगला केयर टेकर सेटअप है उसमें फिर पीपल्स पार्टी जाहिर है जब ये जाएंगे इनकी मुशावरत से और अपोजिशन तो खैर वहाँ है ही नहीं, सारे के सारे वजीर हैं, तो वो मेरे ख्याल में इसमें ये गेन ज़रूर हो सकता है कि जो अगला सेटअप बने उसमें जो अभी हालिया हुकूमत जो जाने वाली है उसका भी से होगी, जाहिर है जो अगला बन रहा है तो इसमें ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे। और मेरे ख्याल में बादियुल नज़र में यही लगता है कि टैसिटली एक अप्रूवल मौजूद है सेंटर की और वो यही चाह रहे हैं कि उनकी अपनी गवर्नमेंट दोबारा से बहाल हो जाए। ठीक है इरफान सईद, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर मोहसिन लगारी साहब इस हमेशा हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे आप इस हवाले से बात करना चाह रहे थे। लगारी साहब, ये अब आज क्या आप सेनेट में करेंगे, तौसीक हो जाएगी? समी साहब, सेनेट ने तौसीक नहीं करनी, जॉइंट सिटिंग ने तौसीक करनी और जॉइंट सिटिंग कॉल ही नहीं हुई। तो मैंने कल ये नुक्ता उठाया था सेनेट के फ्लोर के ऊपर कि इसका क्या तरीक़ाकार होगा, तो मुझे ये कहा गया कि क्योंकि ये एक आईनी मामला है तो इसका जवाब वो आज देंगे। लेकिन मेरी फहम के मुताबिक तो आईन में जो लफ्ज लिखा है वो 2 महीने का लिखा है, ना कि 60 दिन का लिखा है। और गवर्नर रूल लगाने का ऐलान 13 जनवरी को हुआ था और उसकी नोटिफिकेशन 14 जनवरी को हुई थी। अगर 14 जनवरी की नोटिफिकेशन को माना जाए तो 14 मार्च से पहले जॉइंट सेशन होना था। जॉइंट सेशन स्केड्यूल्ड ही नहीं है, उसको कॉल ही नहीं किया गया। तो आज का दिन जो है फिर ये आखिरी दिन है जिस वक्त गवर्नर रूल होगा और आज रात 12 बजे के बाद ऑटोमेटिकली रईसानी साहब की हुकूमत दोबारा बहाल हो जाएगी। मेरी फहम तो यही है कि इसी तरह होगा। हुकूमत की तरफ से इस पे कोई भी बात नहीं आ रही। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत किसी चीज में भी मुझे सीरियस नजर नहीं आ रही। अजीब व गरीब सा एक वो सिलसिला है, सेनेट में हम जाते हैं तो एजेंडे के ऊपर रोज 8-10 कानून होते हैं जिनको स्टडी करने का भी वक्त नहीं मिलता, जिनको देखने का वक्त भी नहीं मिलता। धड़ाधड़ कानून पास हो रहे हैं, धड़ाधड़ कानून पास हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन लगारी साहब, बहुत बहुत इन्होंने जो बात की है कि धड़ाधड़ कानून पास हो रहे हैं, अब ये समझ नहीं आ रही किस किस्म के कानून, गवर्नमेंट जाने से पहले हर चीज पास करवाना चाह रही है। बिल्कुल, ये आखिरी दिनों में कानून, खैर उनका हक है, कानून साजी वो कर सकते हैं, बहुत सारे मामला पेंडिंग होते हैं। लेकिन जो मोहसिन लगारी साहब ने जो पॉइंट रेज किया वो ये था कि आप जब भी कोई कानून साजी करते हैं, कोई भी तब्दीली लेके आने की कोई बात करते हैं तो उस पर बहस होनी चाहिए, ताकि वो कुछ ऐसे पहलू जो हैं उस पर अगर किसी मेंबर की जानिब से कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट होनी है तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। लेकिन जिस अंदाज में ये कानून साजी की जा रही है उससे बजाय फायदे के नुकसान होने का भी अंदेशा, नुकसान होने का भी खदशा है। लेकिन अच्छा काजी साहब, जब हम सईद से बात कर रहे थे, इरफान सईद साहब से हम बात कर रहे थे, उन्होंने जो कोयटा के हालात के हवाले से हमें बताया और जो जिला इलेक्शन कमिश्नर के कत्ल के हवाले से उन्होंने बात की कि वो रिक्शे में आते जाते थे, तो क्या हुकूमत की जानिब से जिला इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको एक प्रॉपर जो सहूलियात है वो मुहैया नहीं की जाती हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से भी और आने जाने के हवाले से भी? सिक्योरिटी का मामला तो ये है, मैं सुबह एक रिपोर्ट देख रहा था जिस तरह उन्होंने बताया कि 5000 एहलकार हैं मुख्तलिफ एजेंसीज के, तो वहाँ पे जो है बहुत जो 10-10, 15-15 मिनट के फासले हैं वो घंटों में तय हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा चेकिंग भी हो रही है और वहाँ पे FC घूम भी रही है। उसकी वजह ये मुतालबा भी था वो, क्योंकि जो वहाँ हज़ारा टाउन में होता रहा, लेकिन ये है कि इन अप्रूव ज़ाहिर है, इसे आप यही कह सकते हैं ज़िलाई अफसर जो हैं वो किस तरह ट्रैवल कर रहे हैं। तो और इशू है, और दूसरी बात यह है कि दोनों बातें हो सकती हैं इसमें, आप गैर बलोची की बात भी हो सकती है और दूसरा इलेक्शन को अंडरमाइन करने की कोशिश भी हो सकती है। बिल्कुल, बहरहाल कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से हम भी अब देखना चाहते हैं कि आज तो गवर्नर रूल जो है वो खत्म हो जाएगा 14 मार्च को। इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, इस हवाले से भी आपको अपडेट्स तो हम देते रहेंगे। अगली खबर बहुत अहम है, कल भी हमने इस पर बात की थी कि इलेक्शन कमीशन में सदर की मंजूरी के बगैर प्रिंटिंग पर अरकान की मुखालिफत सामने आई है। ये मामला क्या है, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ दीगर खबरों की जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी जो एक अहम खबर है वो आपको बताएं कि कुछ सियासतदान जो कि जिला वतन सियासतदान थे वतन वापस लौट रहे हैं। इस हवाले से अरबाब गुलाम रहीम साहब और मौलाना ताहिरुल कादरी भी वतन वापस पहुंचे हैं, जबकि परवेज मुशर्रफ साहब ने भी 24 मार्च को पाकिस्तान वापस आने का ऐलान किया है। बहरहाल अभी हमारे साथ मौजूद हैं अरबाब गुलाम रहीम साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब।
वालेकुम सलाम जी। अरबाब साहब, आप काफी अरसे बाद पाकिस्तान वापस लौटे हैं, आज आप शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात कर रहे हैं, क्या आपका लाहेमल है आगे का? देखें जी, लाहेमल तो ये है कि इलेक्शंस मतलब होने वाले हैं, टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, एक एक दिन गिन के इन्होंने पूरा कर लिया है जी। और हम अब आए हैं अपना रोल प्ले करने के लिए सियासत में, जो हम अभी तक इनको सब लोगों ने रिकंसिलिएशन के नाम पे टाइम दिया इनको कि चलें जी इनको टेन्योर पूरा करने दें, तो टेन्योर पूरा हो गया, अब तो हमारा भी हक बनता है कि पाकिस्तान में सियासत करें। अच्छा, ये बताइए अरबाब साहब कि आपका ताल्लुक सिंध से है, आप पंजाब में आए लाहौर में, तो अभी सिंध वापस कब जाएंगे, जब केयर टेकर बन जाएंगे या जो मौजूदा हुकूमत है कैम अली शाह की इसके दौरान भी आप जाएंगे सिंध? सिंध से ताल्लुक है तो मैं भी पाकिस्तानी ना, लाहौर आ सकता हूँ। नहीं, ये तो आपने दुरुस्त फरमाया। तो अब वापस, क्योंकि इलेक्शन आपने सिंध से लड़ना है, तो वापस कब जाएंगे? सिंध कब जाएंगे आप? सिंध इंशाल्लाह मैं अभी 2-4 दिन इधर हूँ, मेरे एंगेजमेंट्स हैं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद। अच्छा अरबाब साहब, मेरा एक जनरल सा सवाल है, परवेज मुशर्रफ भी तशरीफ ला रहे हैं, उनके जो हवारी हैं उनमें से आधे तो हम ख्याल वाले मुस्लिम लीग नून में चले गए, हालांकि परवेज मुशर्रफ साहब का मुस्लिम लीग नून वाले नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। क्यू वाले भी तो सबसे बड़े हवारी तो क्यू वाले थे, वो पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी, मैं यही सवाल आपसे कर रहा हूँ, और जो उधर हैं जो चौधरी हैं पंजाब के, वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं, तो क्या हमारी पॉलिटिकल एलीट का एक ही मकसद है कि जो भी नया अरेंजमेंट सरकार का बन रहा है उसमें सम हो, शामिल हो जाना है? इस पे आपका क्या कमेंट होगा? देखें जी, सियासत में मतलब सियासी, जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, तो सियासतदान जो है वो सियासत के बगैर नहीं रह सकता, उसका मतलब काम ही सियासत है, तो वो देखेगा सियासी। अब अगर मुशर्रफ साहब के साथ जो रहे, तो मुशर्रफ साहब तो एक मतलब फौजी आदमी था, प्रेसिडेंट था, उसने उस वक्त 2 साल का उनके ऊपर बैन लगा हुआ था, तो सियासत नहीं कर सकते थे। और हमने तो अपना सियासी रास्ता बनाना है, हमारे पीछे लोग हैं, अवाम है, उनको हम किधर कर देंगे? एक टेन्योर तो हम चलें अपोजिशन में, और आप हमें नहीं कहेंगे कि हमारा एक दिन भी हम गवर्नमेंट में नहीं रहे हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे क्यू के साथ थे, उससे लेके अभी तक आज के दिन तक शायद 3 दिन बाकी हैं, हम तो किसी गवर्नमेंट में नहीं रहे हैं, ना कोई हमारे वजीर बने, ना सफीर बने, ना कोई हमने पॉलिटिकल एग्रीमेंट किया, ना फायदा लिया है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने नए इलेक्शन में तो आप नए इत्तेहाद कर सकते हैं, इसमें कौन सा जुर्म है भाई? नहीं, आपके इत्तेहाद करने में कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये मैं जानना चाहूंगा कि आप अब इलेक्शन के लिए जा रहे हैं सिंध में, क्या फोर्सी करते हैं? आपने बड़े अलायंसेस भी हैं, यहाँ पर भी नून लीग के साथ है, आप सिंध में क्या फोर्सी करते हैं, क्या रिजल्ट आएंगे इलेक्शन के? तो जो नफरत है ना पीपल्स पार्टी से, हमें हमारी कारकर्दगी अल्लाह की मेहरबानी से ठीक ही रही है। अभी जो नफरत है पीपल्स पार्टी से लोगों का, उन्होंने खुद ही अपनी मुखालफत की है, तो उसको वजह से हम जाएंगे। लोगों के पास टाइम तो हमारे पास बहुत कम रह गया है, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के वो 90 डेज नहीं दिए, जाकर 60 डेज पे पहुंचाया है, उसमें 45 डेज ही शायद इलेक्शन के लिए देंगे। और हमें उम्मीद है, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो 2008 के इलेक्शन में मैं अपने हवाले से कह सकता हूँ, उससे हम बेहतर कर सकेंगे। आपको इंशाल्लाह रिजल्ट में हम आपको फर्क आएगा, हम बताएंगे। भले साथ ना दें, लेकिन इस बात का इम्कान है कि आप परवेज मुशर्रफ साहब अगर पाकिस्तान आ गए तो उनसे मुलाकात करेंगे? देखा जी, मुलाकात अगर साथी को जरूरत होगी हम जरूर करेंगे। कोई मैं इस बात का ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने मियाँ साहब से इत्तेहाद कर लिया तो मैं, जैसे दूसरे लोग गालियां दे रहे हैं या दूसरे मुखालफत कर रहे हैं या कहते हैं जी जिस तरह के खिलाफ बातें कर रहे हैं, मैं किसी के साथ कर रहा हूँ तो उसके खिलाफ मैंने रात को भी कहा, दुबई में भी कहा मैंने कि मैं उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। और ये अगर मियाँ साहब और परवेज मुशर्रफ का इख्तिलाफ है, इनका आपस का है, और ये मेरी वजह से नहीं है, ना मैंने करवाया था, ना मैं उस वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अरबाब रहीम साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे जो सवाल था वो अच्छा उन्होंने माशाल्लाह जवाब दिया, मगर इशू ये है कि अब परवेज मुशर्रफ साहब का नाम नहीं सुनना चाह रही थी मुस्लिम लीग नून, जाहिर है उनके हाथ जले हुए हैं इससे, और अब वो उनके तमाम परवेज मुशर्रफ साहब के जो साथी हैं वो भी आ गए हैं और वो एक्सेप्टेबल हैं। तो इसमें जो ये हम कहते हैं ना जी, सियासत में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होते, सियासत में कोई ये बिल्कुल तर्जुमा है कि सियासत का कोई उसूल नहीं होता, सियासत का कोई नजरिया नहीं होता। तो हम जो है ना जैसे डबल स्पीक आप कहते हैं हमने, तो ये एक लम्हा फिक्री है कि अब अगला अरेंजमेंट बन रहा है, चलो अब नई जो बैंड वैगन है उसमें बैठ जाए।
तो ये बेसिकली ये भी एक वजह है जो सियासत अंडरमाइन हो गई। अच्छा, लेकिन नए सियासी इत्तेहाद जो देखने में आ रहे हैं, जब जैसे कि अरबाब साहब ने भी बोला शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो सिंध भी जाएंगे, लेकिन हम अगर देखें तो जो पिछली गवर्नमेंट के रही हैं उनसे लोगों को काफ़ी नाउमीदी रही है, वो नए सियासी इत्तेहाद बना रही है, तो इससे लोगों को क्या उम्मीदें होंगी भला? देखें, बात हम हमेशा ये करते हैं कि अगर सियासत का मकसद सिर्फ ये रह जाए कि आपने हुक्मरानी करनी है और हुकूमत में आना है, उसमें से आप आवाम का जो फलाह बहबूद का मकसद है उसको निकाल दें, या जो वादे आपने अपने मंशूर में किए हैं उनकी तरफ आप तवज्जो ना दें, तो फिर ऐसी सियासत आवाम के लिए अजाब बन जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर जो पाकिस्तान की हुक्मरान एलीट है उसका सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि उन्होंने सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, अपने ज़ाती मुनाफे के लिए अपनी कुर्सियों को इस्तेमाल किया है। अगर वो आवाम की भलाई के लिए कुछ टाइम सर्व कर देते तो यकीन करें आज जो लोगों की सियासत से बेजारी है वो इस कदर शदीद ना होती। तो ये जो काजी साहब ने जो पॉइंट हाईलाइट किया है, ये एक असल पाकिस्तान का मसला ये है कि बड़े बड़े सियासतदान, बड़ी बड़ी सियासी पार्टीज वो बातें कुछ करते हैं, एक दूसरे पर तनकीद भी करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि इसने लोटा ले लिया, इसने अपने मंशूर से निराफ किया, लेकिन जब खुद उनके अपने मफाद की बात आती है तो हर वो काम जिसको माजी में वो तनकीद जिस पर कर चुके होते हैं उसको वो करने के लिए। ये ऐड कर दूं कि ये सारे लोग थे बज़ाहिर उस वक्त अपने आप को ये इलेक्टेड और वो पार्लियामेंट का हिस्सा थे, जो भी उस वक्त की पार्लियामेंट थी, अब इसका भी हिस्सा बन जाएंगे, तो लोगों के लिए डिस्टिंक्शन करना मुश्किल हो जाता है। जो हम बयान बहस कर रहे थे ना, वो जी यही लोग थे जो मजलिस शूरा में थे, ज़ियाउल हक की, यही फिर जो सबसीक्वेंट पार्लियामान आती रही उसमें मौजूद थे, और जो लोग मुस्तकिल हुक्मरान थे। इसलिए हम कहते हैं कि सियासी निज़ाम का इशू नहीं होता, माशी निज़ाम जो कंटिन्यू कर रहा होता है असल में वो निज़ाम होता है, और उसके ऊपर एक बिल बोर्ड लगा दिया जाता है, कभी मार्शल लॉ का, कभी एक जमहूरियत का, और लोग जो है नीचे 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 खजल होते रहते हैं। अब इसमें बात यह है कि कोई भी जमात अपने मंशूर पर अमल इसलिए नहीं कर पाती, एक बड़ी वजह भी ये है, जब आप गवर्नमेंट में आए किसी मजबूरी की वजह से, या तो आपके पास अक्सरियत नहीं है, या फिर अपने इक़्तिदार को मजीद दवाम देने के लिए आप उन पार्टी से अलायंस कर लेते हैं, उन लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं जिनकी फिलॉसफी आपसे मिलती नहीं। अब ये इलेक्शन में बड़ा सवाल उठेगा और लोगों को चाहिए कि वो ये जो करैक्टर है पाकिस्तानी सियासतदानों का, इसको भी नजर में रखें वोट देते वक्त। यानी माजी में जिन लोगों को आपने कहा कि जनाब ये लोटे हैं, ये मुशर्रफ के साथी हैं, और उन लोगों को मुस्लिम लीग नून ने अपने साथ मिला लिया, कहा कि ये मौलवी डीजल कहा गया मौलाना फजलुर रहमान को, आज वो उनके साथ हैं। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी देखें तो पीपल्स पार्टी भी हमें कोई इससे मुख्तलिफ नजर नहीं आती, जिन पर खुद ये इल्जाम लगाया गया कि वो बेनजीर मोहतरमा के कत्ल में इन्वॉल्व हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर एक जो ओवरऑल हमें टेंडेंसी एक पॉलिटिशियन में नजर आ रही है, उसको चेक अवाम कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। वोट देते वक्त अवाम इन चीजों को बिल्कुल ज़हन में रखें। अगर एक बात सही लग गया, ये तीनों जो हैं जितनी इस वक्त पार्टी है, इवन पीटीआई में भी वो लोग मौजूद हैं, आधी चले गए मुस्लिम लीग नून में, वो बड़ी पार्टी है, कुछ चले गए पीपल्स पार्टी में, कुछ जो बचे खुचे थे वो जो तौबा तायब होकर पीटीआई में चले गए, तो अवाम किसको वोट दें? वो किसी देखे ना, अवाम मेरे सामने तो ये दो चीजें पड़ी है ना, यहाँ मैं चाय पी सकता हूँ, जो मेरे पास ऑप्शन होंगे उन्हीं से, अवाम खला में से तो ऐसे नुमाइंदे पैदा नहीं कर सकते ना। तो इस वक्त ये पॉलिटिकल एलीट आपके सामने है, ये सारे नई नई पार्टियों में घुस गए हैं, और अब फिर इनमें से कोई आ जाएगा। चलिए काजी साहब, मुझे पता है आपने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पर से जब आप वापस आएंगे तो उस पर बात करेंगे, लेकिन आज एजाज हैदर साहब का मजमून इसी हवाले से लिखा गया है कि हम लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमारे कायदीन इवल है और जो अवाम है वो एंजल है, वो फरिश्तों पर मुश्तमिल है। तो इस पर आज बात करेंगे कि दर हकीकत अवाम भी क्या है, बात भी करेंगे ब्रेक से इन सियासतदानों की बात से कि किसको सियासी फायदा होगा, अवाम को इससे क्या हासिल होगा, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगली खबर हमारी ये है कि इलेक्शन कमीशन में सदर की मंजूरी के बगैर प्रिंटिंग पर अरकान की मुखालफत सामने आई है। इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। कल भी हमने इस हवाले से बात की थी कि इलेक्शन कमीशन में सदर की मंजूरी के बगैर प्रिंटिंग पर अरकान की मुखालफत सामने आई है। आखिर ये मामला क्या है, इस हवाले से जानते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अदील वड़ाइश। अदील, क्या मामला सामने आए हैं?
جی فارم تو گزشتہ رات اس کی پہلی کاپی چھپ گئی ہے. 1,20,000 کاپیاں جو ہیں وہ چھپیں گی. 2-3 روز میں ان کی پرنٹنگ مکمل ہو جائے گی. لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی وہ اتنی ان کی کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کی جو کل سپورٹ ملی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات نئی اصلاحات کے تحت کرائے جائیں گے. کیونکہ الیکشن کمیشن نے جنوری میں ایک بل تیار کیا تھا انتخابی اصلاحات میں کے نام پر, جو عوامی نمائندگی ایکٹ میں ترمیم کے نام پر. تو اس بل پر سیاستدانوں نے اتنے اعتراضات لگائے, اتنے کٹ لگائے کمیٹیوں میں کہ الیکشن کمیشن کو اس پر بڑی تشویش تھی. لیکن اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات جو ہیں وہ نئی اصلاحات کے تحت کرائے جائیں گے اور اس کے لیے صرف نگران حکومت کا انتظار کیا جا رہا ہے. جو ہی نگران وزیر اعظم آئیں گے تو وہ نیا آرڈیننس جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے. نیا آرڈیننس صدر کو بھیجا جائے گا. صدر جو ہیں 15 روز میں اس کی منظوری دینے کے پابند ہوں گے. عدیل وڑائش, بہت شکریہ آپ کا. اچھا قاضی صاحب, آج کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی اہم خبر بھی سٹوری, یعنی میں یہ سٹوری ہم سے بھی ریلیٹڈ ہے اور دنیا سے بھی ریلیٹڈ ہے. بہت بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی اور میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ہماری زندگی میں در آیا ہے کہ بہت سی باتیں جو ہم میڈیا پہ نہیں کر سکتے وہ ہمیں وہاں سے بھی مل جاتی ہے. مگر ایک بحث دنیا میں چل پڑی ہے کہ دنیا میں جو یہ سیاسی بے چینی ہے, یہ دنیا میں جو انقلابات رونما ہو رہے ہیں, کیا اس کے پیچھے ٹویٹر اور یوٹیوب یا جسے آپ فیس بک کہتے ہیں وہ ہے. اب اس پہ 2-3 کتابیں سامنے آئی ہیں. کچھ کتابیں یہ کہہ رہی ہیں جی ہاں یہ بات درست ہے, کچھ بڑی بڑی تحقیق اور ریسرچ بھی ہوئی ہیں. مگر میں اس پہ مختصراً بات کروں گا وہ یہ کہ یہ تو ہوا ہے کہ ڈاک خانے کو ریپلیس کر دیا ہے ٹویٹر نے اور اس نے, اور عمل کو تیز کر دیا ہے. مگر جو انقلابات ہمیں نظر آتے ہیں آج یورپ میں ہوتے ہوئے یا مڈل ایسٹ میں ہوتے ہوئے, ان کی وجہ یہ نہیں ہے. ان کی وجہ یہ ہے کہ آج جب میں سٹوری پہ کام کر رہا تھا تو میں نے کچھ فگرز دیکھے کہ 2004 اور 2002 کا جو مصر تھا یا ایجپٹ تھا اس کے بے روزگاری کے کیا فگرز تھے. مگر جب یہ نیو لبرل اکنامکس یا کیپیٹلزم کے اثرات مرتب ہونے شروع ہوئے لیٹن امریکہ میں اور اب یورپ میں, تو بنیادی طور پہ جو وجہ انقلابات کی بنی وہ اکنامک کنڈیشنز تھی کہ ایک طرف آسٹیریٹی میں ٹریلینز آف ڈالر آپ نے سرمایہ داروں کو دے دیے اور عام آدمی کو کہا کہ اس کا بل جناب دیں گے, تنخواہیں آدھی کر دی, پینشنز آدھی کر دی. تو یہ اب ایک جو لڑائی دنیا میں چل رہی ہے وہ لڑائی یہ ہے کہ اس بحران کی قیمت کون ادا کرے گا, وہ جن کے پاس ٹریلینز آف ڈالرز ہیں یا عوام اپنی تنخواہوں میں سے دیں گے. یہ بحث ہے, یہ لڑائی ہے اور اس کے لیے انریسٹ ہے. ہاں یہ میڈیا, ٹویٹر, یوٹیوب اور یہ سب چیزیں یہ پیغامات کی تیز جو مطلب کہ لوگوں کی سوچ بدلنے کو باعث کرتی ہیں, پیغامات فوراً تیزی سے, مگر اس کی یہ وجہ نہیں ہے. فیسیلیٹیٹ یہ ضرور کر رہے ہیں مگر اس کو کریٹ نہیں کر رہے. تو میں نے آج اس حوالے سے یہ سٹوری. اچھا میں ایک سٹوری بڑی اگر آپ اجازت دیں تو, کیونکہ پچھلے 3-4 دن سے جو لاہور میں منورٹیز کا معاملہ ہوا, عیسائیوں کے گھر جلائے گئے اور ایک موب تھا پورا, اس میں قاضی صاحب ہمیشہ عوام کو بڑا فرشتہ بنا کے پیش کرتے ہیں اور رہنماؤں کو وہ جو میرا خیال ہے وہ جو آگ لگائی تھی وہ آگ بھڑکائی تو رہنماؤں نے ہوگی لیکن لگانے والے عوام ہی تھے. اس پر بعد میں بات کریں گے. لیکن میں ایک طاہر سرور میر صاحب نے آج کالم لکھا ہے, فٹ پاتھ اس کا ٹائٹل ہے, عنوان ہے شکر ہے عزت بچ گئی. اگر آپ اجازت دیں تو اس کے 2-3 پیراگراف میں پڑھنا چاہتا ہوں, بڑا دلچسپ ہے. قاضی صاحب وہ لکھتے ہیں, بابا جمیل چشتی کرائم رپورٹنگ کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے جو روزنامہ دنیا کے رپورٹنگ سیکشن کے انچارج ہیں. بادامی باغ کے سانے کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جوزف کالونی میں گرینڈ گیم ہوئی. قبضہ مافیا نے ایک عیسائی اور مسلمان کو شراب پلا کر اس کھیل کا آغاز کیا. مقامی پولیس نے جان بوجھ کر واقعے کی سنگینی کو نظر انداز کیا. ایف آئی آر کاٹنے کے بعد صرف ایس ایچ او کی سطح پر جوزف کالونی کو خالی کرانے کے پیچھے ایک سیاسی جماعت کے رہنماؤں کا ہاتھ ہے. سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ اگر گوجرا فسادات کے واقعے کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جاتا تو بادامی باغ کا واقعہ رونما ہوتا. پنجاب حکومت کی طرف سے ایسے اشتہارات دیکھنے میں آ رہے ہیں جن میں جوزف کالونی میں مسیحی بھائیوں کے گھروں کی تعمیر شروع ہو چکی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوزف کالونی کے واقعے میں متاثرین کی اشک شوئی تو کی جا رہی ہے جو پنجاب وفاق ریاست سمیت ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن اس شرمناک واقعے کے ذمہ داران کو بے نقاب کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سپریم کورٹ نے واضح یہ کہا ہے کہ بادامی باغ کے واقعے کی وجوہات اور ذمہ داریوں کے خلاف کارروائی کا ذکر رپورٹ میں نہیں کیا گیا. اب اس کا وہ انجام اس کالم کا یہ کرتے ہیں کہ بادامی باغ کے واقعے سے موسیقار استاد نظر حسین اور ان کی جوان سالہ اہلیہ عارفہ صدیقی کا ڈکیتی کا واقعہ یاد آ گیا. بہت سال پہلے جب استاد نظر اور عارفہ کے ڈکیتی کی واردات ہوئی تو ملکہ ترنم نور جہاں نے عذرائے ہمدردی کہا تھا کہ استاد جی ڈکیتیوں کے خلاف پرچہ کٹوا دیا. استاد نظر جو فنکار آدمی ہے نے کسی بکھیڑے میں پڑھنے کی بجائے نور جہاں سے کہا پرچے کو دفع کریں میڈم جی, ڈاکو گھر میں موجود نقدی اور زیورات تو لوٹ کر لے گئے ہیں. یہ کہتے ہوئے استاد نے آنکھ بھر کر اپنی خوبرو بیوی عارفہ صدیقی کو دیکھا اور پھر یہ تاریخی جملہ ادا کیا, شکر ہے عزت بچ گئی.
बदामी बाग के वाक़े पर तो पंजाब हुकूमत ये भी नहीं कह सकती कि शुक्र है इज्जत बच गई। अब इन्होंने एक बात की जिसमें बात कहे बगैर नहीं, अवाम के बारे में इन्होंने बात की है। पहली बात तो ये कि अगर ये आग अवाम ने लगाई होती या अवाम ने लगवाई होती तो ये मुंताहिर मीर साहब ये ना लिखते कि इन्हें बेनकाब कोई नहीं कर रहा। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग तो अमली दुश्मन है अवाम के, समी साहब को लगता है बहुत औक़ात नजरियाती दुश्मन है अवाम। मैं एक और वाक़या पेश करता हूं, भाई साहब इजाजत दें, आपने अवाम के रवैये की बात की ना, ये बड़ी तल्ख बात है। पहले ये अवाम का एक इज्तिमाई एक्सप्रेशन था ये जो आग लगी है, अगर इसमें आम आदमी शामिल भी था तो ये अवाम ने आपको 47 में कायद-ए-आज़म को वोट दिया, 70 में भुट्टो को वोट दिया, आपने उनके साथ क्या किया? आपने ऊपर बैठ के IMF से हाथ मिला लिए, इज्तिमाई तौर पे उनको बर्बाद किया। अब इल्जाम भी हम अवाम को देंगे। अच्छा, इजाजत दे दें। कराची से ये मैं अवाम के रवैयों की बात कर रहा हूँ। कराची में ये वाक़या हुआ कि बम धमाका जो अभी हुआ जिसमें लोग बेगुनाह लोग शहीद हुए, उनमें से एक आदमी की मैयत को जो वहाँ पर काम करने वाले थे उन्होंने सिर्फ इसलिए उठाने से इनकार कर दिया कि ये अहमदी की मैयत है। अब सुने मेरी बात, जो मैंने इसको इसलिए ये मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो जो इमदादी वर्कर आए थे उनका उस इलाके से ताल्लुक नहीं था। वहां पर उस इलाके के सुन्नियों ने ये बात बताई होगी या शियों ने ये बात बताई होगी या वहां पर जो पुलिस वाले हैं उन्होंने बात बताई होगी। क्या ये अवामी रवैया है? देखें, ये बात सही है कि हमारे हुक्मरान अपना तारीखी फरीजा अदा नहीं कर सके, लेकिन इस बात को पॉइंट आउट करना भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे अवाम के जो एटीट्यूड है उनमें भी एक तब्दीली की जरूरत है। अगर अवाम इन तमाम साजियों को रिजेक्ट कर दें, अगर अवाम वहां पर एक मॉब की शक्ल में ना जाते आग लगाने के लिए, उस बस्ती को खाली कराने के लिए, तो वो जो वो तो नहीं लगा सकते। 180 मिलियन लोग आग लगाने आए थे, 200 मिलियन लोगों ने एक खत लिखा था कि अहमदी की लाश मत उठाओ, ये ना। और आप अपना कलेक्टिव रवैया देखें, आज सारे के सारे मुशर्रफ को छोड़ के पॉलिटिकल पार्टीज में घुस गए हैं। अवाम के अंदर अगर 1% और 0.1% आपको ऐसे आपको नजर आते हैं तो आप पूरी अवाम को गाली दे देते हैं। और जब हम बात करते हैं कि 84 बिलियन लेके भागे, आप उनको तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। तो बात यह है कि अगर आप पलरे में दोनों को रख के अवाम का एक बड़ा शिविलरिक और बड़ा खूबसूरत रोल रहा है इसमें, और उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो उनको मिस रिप्रेजेंट करते रहे हैं कलेक्टिवली, उसलिए आज आप डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए। अच्छा, ये कैसा खूबसूरत रोल है कि जो सियासतदान माजी में भी लूटते रहे हैं आप उनको मुस्तकबिल में फिर इलेक्ट करके असेंबलियों में भेज दें। ये आपके नजदीक होगा खूबसूरत रोल, हमारे नजदीक ये खूबसूरत रोल नहीं है। जिस दिन अवाम अपनी जिम्मेदारी महसूस करके वोट देते वक्त ये देखेंगे कि इस उम्मीदवार का इस मुल्क की क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या ये करप्ट है, क्या इसके रिश्तेदार करप्ट हैं, क्या ये अपने मंशूर पर कायम रहा, क्या ये लोटा तो नहीं बना, अगर ऐसे लोगों को आपने इलेक्ट करना है तो ये खूबसूरत रोल नहीं है। मुझे एक पार्टी बता दें जो साफ हो और जिसमें ये लोटे मौजूद ना हो। मुझे इस पॉलिटिकल निजाम में एक ऐसी पार्टी बता दें कि जो शफाफ हो और अवाम उसे देख सके। और अगर एन ब्लॉक सारे जो हैं लोटे पार्टियों को छोड़ के जाने वाले, जिन पे इल्जामात हैं, डिग्रियों वाले हर जगह मौजूद हैं, तो अवाम खलास से एक पार्टी जो है। अच्छा काजी साहब, समी साहब, आप दोनों का अगर नुक्ता नज़र सुने यहाँ बैठ के, तो आप दोनों का नुक्ता नज़र बिल्कुल ठीक लगता है। मेरी बात सुने, इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस का कारोबार का बिजनेस बना दिया इसको। अवाम को इन्होंने 9,000 रुपए दिए, वो देते नहीं है, ऐलान कर रखा है कि 9,000 रुपया हम आपको देंगे रोटी खाने के लिए, और उस 9,000 रुपये में ये कहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाए, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं। और चूंकि उनके सामने नेक आदमी नहीं ला सकते, लिहाजा मुजरिम वही हैं, लिहाजा ये आपके सरों पर मुसल्लत रहेंगे। वेरी गुड। अब अवाम का असल किरदार सामने आएगा इलेक्शन में, अब अवाम का सही किरदार सामने आएगा। लेकिन बहरहाल आप दोनों का बहुत टाइम कम है। कल मैं काजी साहब की जो आज रेटरिक और खिताब फरमाया ना, इसका मैं जवाब दूंगा कि किस तरह लोगों को गुमराह किया जाता है। हम जवाब देंगे। समी साहब, आपका, काजी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम, नई खबरों और नए तज्जियों के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।